जय हिंद फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस न्यू चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस चैनल पे हम करंट से रिलेटेड नेशनल, इंटरनेशनल और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को इन डिटेल एनालाइज करेंगे। चाहे आपको टॉपिक से रिलेटेड बिल्कुल जीरो नॉलेज है, चाहे आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो, तो भी ये सब के सब वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इन जनरल पब्लिक के लिए एक जनरल नॉलेज को एनहांस करने का ये जरिया बनेंगे। उसके अलावा जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ तक कि अगर यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस वीडियो में या आने वाली सभी की सभी वीडियोस में इतना कंटेंट होगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड वो एक अच्छा आंसर अपने एग्जाम में लिख के आ सके। जैसा कि हमारे इस चैनल का थीम है नेशनल, इंटरनेशनल और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आज का टॉपिक इन तीनों को कंबाइन करके है। मोस्ट अप्रोप्रिएट टॉपिक आप बोल सकते हो इस चैनल के हिसाब से। वो टॉपिक है हमारे देश का एक इंटरनेशनल ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसका नाम है वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड, जिसको ग्रीन ग्रिड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस एनालिसिस में हम वर्ल्ड सोलर बैंक के बारे में भी समझेंगे कि वो क्या चीज है, एक पावर ग्रिड कैसे काम करती है। आप बहुत से लोगों ने पावर ग्रिड के बारे में सुना होगा, न्यूज में सुना होगा पावर ग्रिड फेलियर हो गया, बट आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि पावर ग्रिड बोलते किसको हैं और वो काम कैसे करती है। बिल्कुल सिंपल वे में हम इन सब चीजों को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एनालिसिस को। सबसे पहले हम पावर ग्रिड को समझते हैं, क्योंकि पावर ग्रिड को समझेंगे तभी हमें आगे का जो ये हिंदुस्तान का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके बारे में समझ आएगा, टेक्निकली उन चीजों के बारे में समझ आएगा। देखो, आप लोग अपने घर पे बैठ के बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही कंफर्टेबल वे में यूज करते रहते हो। आपको उसका सिग्निफिकेंस, उसकी वैल्यू भी उस दिन समझ आती है जिस दिन कोई मेजर पावर कट लग जाए। आपको नहीं पता है मोस्टली लोगों को कि बिजली प्रोड्यूस करने के बाद कितना मुश्किल है उसको आपके घर तक पहुंचाना। इतना इजी प्रोसेस नहीं है। उसी को हम समझेंगे तभी हमें पावर ग्रिड का मतलब समझ आएगा कि होता क्या पावर ग्रिड। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे वेज हैं जिनके थ्रू बिजली को जनरेट किया जाता है अलग अलग पावर प्लांट्स के अंदर। एक है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, डैम्स, जो कि आपने कॉमनली सुने होंगे। उसके अलावा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, जो कि आजकल काफी ज्यादा डिप्लॉय किए जा रहे हैं। सोलर एनर्जी को किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उनको आपके घर तक पहुंचाया जाता है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरह से पहुंचाया जाता है। उसके अलावा थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स, ये भी एक कैटेगरी है। विंड मिल्स के थ्रू भी विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। ये कुछ प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। इनके अलावा और भी प्रोसेसेस होते हैं, बट हम मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। अब जब एक बार इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई है, अब क्या सीधा इसको ट्रांसमिट कर देंगे घरों तक, फैक्ट्रीज तक? नहीं। ये तो आपको पता ही है, बिजली को हम हवा में तो ट्रांसमिट कर नहीं सकते हैं, वायर चाहिए हमें इसके लिए। बट जब करंट वायर्स के ऊपर दौड़ता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, पावर लॉस होता है। जैसे कि एक पटड़ी के ऊपर जब रेलगाड़ी चलती है, आपने देखा है रगड़ के कारण हीट प्रोड्यूस होती है। उसी तरह से जब करंट वायर के ऊपर चलता है, मेटल के ऊपर चलता है, तो रेजिस्टेंस की वजह से एक रगड़ प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से पावर लॉस होता है। तो अगर हम एज इट इज इसको ट्रांसमिट कर देंगे तो कहीं ना कहीं पावर लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे। उन पावर लॉसेस को डिक्रीज करने के लिए क्या करते हैं हम, स्टेप अप ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, जिससे कि करंट रिड्यूस हो जाता है, करंट की इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है और उस वजह से पावर लॉसेज जो हैं वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाते हैं। सो दैट जब तक वो डेस्टिनेशन तक पहुंचे करंट, उसकी इंटेंसिटी काफी हद तक मेंटेन रहे। ये ना हो कि उस टाइम उसकी पूरी पावर ही गिर जाए और जो हमारा मोटिव है कि उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाना वो फुलफिल ही ना हो। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर से पहले वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। अब यहां आप देख रहे हो एक पावर प्लांट है, यहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, स्टेप अप ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को बढ़ाया गया। उसके बाद यहाँ वायर्स देख रहे हो आप, इन वायर्स के थ्रू अब करंट को आगे चलाया जाएगा। टॉवर्स जो हैं वायर को सपोर्ट देने के लिए हैं, उसके अलावा जो भी इनका टेक्निकल पर्पस होता है उसमें हमें नहीं जाना है। तो ये सारा का सारा जो है ना, ये पावर ग्रिड का पार्ट है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है, राइट फ्रॉम दी जनरेशन, किस तरह से जनरेट हुई, जनरेट होने के बाद स्टेप अप किया, उसके बाद टॉवर्स वायर्स के थ्रू उसको ट्रांसमिट किया। ये जो वायर्स हैं ये कहीं कहीं 100 किलोमीटर लंबी हो सकती हैं। इसी वजह से हमें पावर लॉसेस को अवॉइड करना है। अब टॉवर्स भी आप देखोगे कई तरह के होते हैं। इस तरह के टॉवर्स देखोगे, इस तरह के टॉवर्स देखोगे, जगह जगह आपने देखे होंगे। इस तरह के भी टॉवर्स देखे होंगे आपने, इस तरह के भी देखे होंगे। तो हमें इन टेक्निकलिटीज में नहीं जाना है, इनका क्यों अलग अलग शेप्स हैं, क्या पर्पस है। बेसिकली हमें ये पता है कि वायर्स
को यूज किया जा रहा है, टावर्स को यूज किया जा रहा है ट्रांसमिट करने के लिए। अब जब आपके घर के पास ये बिजली पहुंच जाती है, उसके बाद आपने अपने घरों के पास इस तरह के भी ट्रांसफार्मर देखे होंगे। जब हम कई बार कहते हैं ट्रांसफार्मर खराब हो गया, ये हो गया, वो ये ट्रांसफार्मर होते हैं जो हमारे घर के पास है। अब इनका क्या काम है? अब इनका काम ये है कि जो वोल्टेज पीछे से आ रही थी बिजली की, उसको स्टेप डाउन करना। तो इनका नाम होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये अलग है, पहले हमने डिस्कस किया था स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये वोल्टेज को रिड्यूस इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे घरों में हमें जितनी वोल्टेज रिक्वायर्ड है, जितने वोल्टेज पे हमारे अप्लायंसेस चल सकते हैं, चीजें चल सकती हैं, वही चाहिए। अगर जिस वोल्टेज पे पीछे से बिजली आ रही है वो डायरेक्टली हमारे घर तक आ जाएगी तो हमारे सारे अप्लायंसेस खराब हो जाएंगे, सबके सब सड़ जाएंगे। तो इसको स्टेप डाउन किया जाता है उतनी वोल्टेज तक जो हमें रिक्वायर्ड है। और उसके बाद इस ट्रांसफार्मर के बाद आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हमारे घर तक आती हैं वो लो वोल्टेज करंट को कैरी करती हैं और हमें बिजली पहुंचाती हैं। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, राइट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, डैम में प्रोड्यूस हो रही है, सोलर एनर्जी में हो रही है, कहीं से भी हो रही है, वहां से लेके स्टेप अप होना, ट्रांसमिट होना, ये टावर्स, वायर्स, उसके बाद ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और हमारे घर तक जो वायर बिजली ला रही है, इस सब को हम बोलते हैं पावर ग्रिड। ये पूरा का पूरा सिस्टम है। कई बार आपने सुना होगा पावर ग्रिड फेलियर हो गया, उसका मतलब यही होता है कि पूरे सिस्टम में कहीं कोई फॉल्ट आ गया जिसकी वजह से पूरा का पूरा ग्रिड फेलियर हो गया। सो आपको पता होना चाहिए ग्रिड का मतलब है क्या। इस पूरे सिस्टम को, जितने भी इसमें इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, पूरे प्रोसेस को, हम जो चीजें यूज हो रही हैं उनको बोलते हैं पावर ग्रिड। अब जब हमें पावर ग्रिड समझ आ गया है, अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली एम ये है कि जो इंडिया का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको समझना है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। उसको समझने से पहले हमें कुछ इंटरनेशनल जो ट्रीटीज हैं रिलेटेड टू एनवायरनमेंट या क्लाइमेट चेंज, उनके बारे में एक बेसिक नॉलेज लेनी होगी। आपने इस तरह की टर्म्स बहुत बार सुनी होगी न्यूज़पेपर पढ़ते हुए या न्यूज़ में, बट आप ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हो, इग्नोर कर देते हो। हम बेसिक वे से समझते हैं। ये कुछ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटीज हैं, ऐसी टर्मिनोलॉजीज जो कि काफी ज्यादा यूज होती हैं और आपके बहुत काम आएंगी जब आप इसको बेसिक वे से समझ लोगे। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसको हम रियो समिट भी बोलते हैं और अर्थ समिट भी बोलते हैं। ये क्या चीज है? जैसा कि आपको पता है यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारी कंट्रीज की। अब ये अलग अलग मुद्दों पे अपनी कॉन्फ्रेंसेस करती रहती है। ईयर 1992 के अंदर एक बहुत ही एक बड़ी कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई थी यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, जिसका नाम रखा गया था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर के अंदर हुई थी, इसीलिए इसको रियो समिट भी बोला जाता है। अर्थ समिट भी बोला जाता है क्योंकि अर्थ की पूरी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग बहुत से इश्यूज एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उनके ऊपर इस समिट को, इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया गया था। नॉट जस्ट रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज बट ऑल्सो रिलेटेड टू अदर इश्यूज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वाटर को हमें एक सस्टेनेबल वे में कैसे यूज करना है। सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि आप किसी रिसोर्स को इस तरह से यूज करो कि आने वाली जनरेशंस भी उसका फायदा उठा सके। ये ना हो कि हमारी जनरेशन ही उसको पूरी तरह एक्सप्लॉइट करके खत्म कर दे और आने वाले जनरेशन के लिए वो बचे ही ना। सो केमिकल्स के रिगार्डिंग, बहुत सी चीजों के रिगार्डिंग ये कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई थी। अब इस कॉन्फ्रेंस में कई सारे एग्रीमेंट्स को फाइनलाइज करके अडॉप्ट किया गया था। उन एग्रीमेंट्स में से एक एग्रीमेंट था UNFCCC। अब ये क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो हमारे टारगेट्स हैं, हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं सो डैट एक पर्टिकुलर लिमिट से इस अर्थ का टेम्परेचर ना बढ़े, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स फाइनलाइज किए गए थे, उसको हम बोलते हैं UNFCCC। वो 1992 में ही इसको अडॉप्ट किया गया था, बट ये एनफोर्स हुआ था ईयर 1994 में, जब एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ कंट्रीज इसकी पार्टीज बन गई थी, उन्होंने रेटिफाई कर दिया था, तब ये 1994 के अंदर एनफोर्स किया गया था। अब यहां थोड़ा सा आपको ये भी समझना होगा कि आप कई बार पढ़ते हो कि इस ट्रीटी के अंदर ये सिग्नेटरीज कंट्रीज हैं या इन कंट्रीज ने रेटिफाई कर दिया, ये पार्टीज हैं। इनका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो 1992 के अंदर UNFCCC अडॉप्ट किया गया, वहां पे अलग अलग कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो कि ये समिट को अटेंड कर रहे थे। अब जिन्होंने उस टाइम वो रिप्रेजेंटेटिव्स ने साइन कर दिया अपने कंट्रीज के बिहाफ पे, तो वो सिग्नेटरीज कंट्रीज बन गई कि ठीक है, उनकी इंटेंशन है इसको अडॉप्ट करने की, बट ये ट्रीटी अभी इनके ऊपर बाइंड नहीं हुई है। दे आर नॉट बाउंड बाय दैट ट्रीटी। तो वो कब होगी? जब वो उससे पर्टेनिंग बिल अपनी कंट्री के अंदर पास करेंगे, अपने अपने लॉज के हिसाब से उसको अडॉप्ट करेंगे, थोड़े बहुत उसमें चेंजेस भी उनको करने पड़ेंगे।
उसको करने के बाद जब ये आके वापस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताएंगे कि हाँ हमने अब इसको अडॉप्ट कर लिया, रेटिफाई कर लिया, इसको बोलते हैं रेटिफिकेशन, रेटिफाई कर लिया, तो वो कंट्रीज पार्टीज बन जाते हैं उस ट्रीटी के। तो उसके बाद वो ट्रीटी जो है उनके ऊपर लीगली बाइंड हो जाती है। तो आपको ये मतलब भी समझना होगा सो डैट आपको समझ आ जाए। अब आपने, अगर आप न्यूज़पेपर में एनवायरनमेंट से रिलेटेड पढ़ते हो न्यूज़, या इससे रिलेटेड पढ़ते हो, ये टर्मिनोलॉजीज तो बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यूज की जाती हैं। आपने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP, ये टर्म भी बहुत बार न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी। एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर आप चीजें पढ़ते हो तो आपने सुनी होगी। अब ये क्या चीज है? ऐसी कंट्रीज जिन्होंने ट्रीटी को रेटिफाई कर दिया है वो हो गई हैं पार्टीज टू दी ट्रीटी। तो उन कंट्रीज की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP शॉर्ट में हम बोल देते हैं। आपको पता होना चाहिए, आगे चीजें आपको तभी समझ आएंगी। अब जब ये COP जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज की पार्टीज थी, इनकी जो कॉन्फ्रेंस थी, जब इसकी थर्ड कॉन्फ्रेंस हुई तो वहां पे क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या चीज थी? ये एक टारगेट्स थे कि हमें ये टारगेट्स फुलफिल करने हैं रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं? जो कि टेम्परेचर बढ़ाती हैं धरती का, कि उनके एमिशन को कम करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं, क्या हमारे टारगेट्स हैं, क्या डेवलप्ड कंट्रीज के हैं, क्या डेवलपिंग कंट्रीज के हैं, वो सब चीजें थी क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर। अब क्योटो प्रोटोकॉल एनफोर्स हुआ ईयर 2005 के अंदर, जब ठीक ठाक नंबर ऑफ कंट्रीज ने इसको रेटिफाई कर दिया। इसकी जो वैलिडिटी थी इनिशियली थी ईयर 2012 तक, बट 2012 के अंदर दोहा के अंदर एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई और वहां पे इसको एक्सटेंड कर दिया गया ईयर 2020 तक। साथ में ये भी डिसाइड किया गया कि मीनवाइल हम एक नया फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, एक नई ट्रीटी तैयार करेंगे आगे के टारगेट्स के लिए। सो 2015 के अंदर फ्रांस के अंदर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई, 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जहां पे पेरिस एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप बहुत बार न्यूज में पढ़ते हो। तो ये आगे क्योटो प्रोटोकॉल से सब्सीक्वेंट जो आगे हमने एक ट्रीटी फाइनलाइज करनी थी, एग्रीमेंट फ्रेमवर्क फाइनलाइज करना था, वो एग्रीमेंट था ईयर 2015 में, और ये 2016 में एनफोर्स कर दिया गया जब ठीक ठाक नंबर ऑफ कंट्रीज ने इसको रेटिफाई कर दिया। सो अब आपको मोटे मोटे तौर पे इन चीजों के बारे में समझ आ गया, या आप बहुत बार पढ़ते हो और इनको समझना आपके लिए जरूरी भी था। अब जो ये पेरिस एग्रीमेंट है, इसके अंडर बहुत से टारगेट्स हैं। इंडिया भी एक इसकी पार्टी है। तो इंडिया ने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझी, ये समझा कि इंडिया कैन प्ले अ बिगर रोल टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? सोलर एनर्जी को, जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। सो इंडिया ने सोचा कि ना ही हम इंडिया के लेवल पे बट इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज को प्रमोट करते हैं। बट उसके लिए क्या चाहिए? एक ट्रीटी चाहिए, एक फ्रेमवर्क चाहिए, एक अलायंस चाहिए अलग अलग कंट्रीज का। सो इंडिया ने एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस प्रपोज किया। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए कि ये प्रपोज किया गया था इंडिया के द्वारा। और इसको लॉन्च कब किया गया? अभी हमने बात की थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में पेरिस एग्रीमेंट अडॉप्ट किया गया था। उसी की साइडलाइंस पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जब 21 हुई थी, वहां पे इंडिया और फ्रांस ने इसको लॉन्च किया, और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम के अंदर। अब इस अलायंस का हम फंडा भी समझ लेते हैं कि इस अलायंस का फंडा है क्या। फंडा ये है कि आप ये वर्ल्ड का मैप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो ये डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये है इक्वेटर। हमें पता है कि जो मेजॉरिटी सनलाइट है जो धरती पे रिसीव होती है, वो इसके बीच में रिसीव होती है, और ये पार्ट धरती का ऐसा पार्ट है जहां पे साल के मैक्सिमम डेज के ऊपर आप सनलाइट, एक अच्छी इंटेंसिटी की सनलाइट देख सकते हो। तो अगर जो ये कंट्रीज इनके बीच में फॉल करती हैं, इनके अंदर अच्छा खासा पोटेंशियल है सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करने का, क्योंकि जो सी कंट्रीज में सनलाइट ज्यादा आती नहीं है वहां इतना पोटेंशियल नहीं है, बट इन कंट्रीज के अंदर बहुत है। सो इस अलायंस की कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर बन सकती थी? सबसे पहले वो कंट्रीज जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब ये दोनों रेड लाइंस के बीच में जोन सी कंट्रीज या तो फुली फॉल करती हैं, जैसे कि कुछ आप देख रहे हो अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज फुली फॉल कर रही हैं, या फिर वो कंट्रीज जो पार्शियली फॉल करती हैं, जैसे कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इनका कुछ हिस्सा फॉल करता है। सो ये सब कंट्रीज सोलर एनर्जी को बहुत अच्छे से प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो एक तो ये कंट्रीज मेंबर बन सकती थी। उसके अलावा ऐसी कंट्रीज जहां सनलाइट इतनी नहीं है बट वो इंटरेस्टेड है कि जो सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी यहां पे प्रोड्यूस हो, मैं भी उसको यूटिलाइज कर लूं,
तो वो सब कंट्रीज भी इसमें मेंबर बन सकती थी। तो एक तरह से आप देख सकते हो पूरा वर्ल्ड ही मेंबर बन सकता है। सो जो जो उनसी कंट्रीज मेंबर बन सकती थी उन्होंने धीरे धीरे ज्वाइन किया। एज ऑन डेट मोर देन 120 कंट्रीज इस अलायंस से जुड़ चुकी हैं। सो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा अलायंस बन चुका है इंटरनेशनल लेवल पे। अगर आप इस अलायंस का विजन देखोगे तो वो है लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर, मतलब सन की जो एनर्जी है हम उसको बहुत अच्छे से यूज करें। अभी हमें लगती है कि सन की एनर्जी है, हमें फील होती है, बट हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। सो लेट अस यूटिलाइज दैट एनर्जी इन अ मोर एफिशिएंट वे। उसके अलावा एवरी होम नो मैटर हाउ फार अवे विल हैव अ लाइट एट होम, मतलब रिमोट एरियाज तक भी किसी तरह हम लाइट को पहुंचा सके। सो ये तो इसका मोटिव था। अब क्या हुआ, जब ये अलायंस बन गया उसके बाद अब इस अलायंस की अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज होने लगी जिसको बोलते हैं असेंबली। जब 2018 में इसकी फर्स्ट असेंबली कंडक्ट की गई इंडिया के अंदर, तो वहां पे एक विजन रखा गया हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड होना चाहिए। ये चीज क्या है? ये चीज ये है कि अभी हमने जो बात की है कि इन दोनों लाइंस के बीच में सोलर एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज किया जाता है, सनलाइट बहुत अच्छे से अवेलेबल है। सो सोलर पैनल्स इन सब कंट्रीज में अच्छे से इंस्टॉल किए जाएं और वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, और इन सब कंट्रीज की जो इलेक्ट्रिसिटी पावर ग्रिड है जो सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस होगी, वो वाली एनर्जी जो ग्रिड है उसको आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया जाए, सो दैट जब जिस कंट्री को डिमांड होगी, पीक पे डिमांड होगी, वो यूज कर सके। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट का फंडा है दैट सन नेवर सेट्स, क्योंकि जब इंडिया के लिए सन सेट हो गया तो किसी और कंट्री के लिए सनराइज हो गया। सो बेसिकली आप देख रहे हो इस पूरी अगर हिस्से को देखोगे तो कहीं ना कहीं इस हिस्से में हमेशा सनलाइट अवेलेबल होगी। सो बेसिकली आप कह सकते हो कि यहाँ पे सारी की सारी कंट्रीज में कंसिस्टेंटली कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती चली जाएगी। तो अगर ये सारी की सारी कंट्रीज की ग्रिड आपस में इंटरकनेक्टेड होंगी तो जब जिस कंट्री को डिमांड होगी, पीक आवर्स की डिमांड होगी, जैसे भी डिमांड होगी, तो वो चीज अवेलेबल हो सकती है। सो बेसिकली पूरे वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं उनको आपस में इंटरकनेक्ट करने का एक विजन है, और इंडिया कहीं ना कहीं अपने आप को इस चीज के सेंटर में पाता है कि इंडिया के जो ईस्ट में कंट्रीज हैं वो भी कनेक्टेड हो, इंडिया के जो वेस्ट में कंट्रीज हो वो भी कनेक्टेड हो। सो इंडिया इज एट द सेंटर स्टेज, क्योंकि इंडिया की तरफ से ही एनविजन किया गया है, प्रपोज किया गया, तो इंडिया बिल्कुल सेंटर में है। अब इस ग्रिड से रिलेटेड जो ये प्रपोजल है, इससे रिलेटेड कुछ और चीजें भी समझ लेते हैं। सबसे पहले तो नाम हो गया वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। एक चीज आपको यहां समझनी होगी, ये इंडिया की तरफ से एक प्रपोज किया गया है, इसको अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया गया है। जो कहा जा रहा है ये कब लॉन्च होगा, इस साल नवंबर स्टार्टिंग के अंदर COP26 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 26th मीटिंग है। कहां पे? ग्लासगो में, यूके के अंदर, नवंबर स्टार्टिंग में, 1 to 12 नवंबर के बीच में। कहा जा रहा है कि वहां पे इंडिया और यूके इसको ऑफिशियली लॉन्च करेंगे, इस पूरे प्रोजेक्ट को। इसका दूसरा नाम है ग्रीन ग्रिड। इसको ग्रीन ग्रिड भी कहा जा रहा है। ब्रिटेन के, यूके के तरफ से इसको ग्रीन ग्रिड का नाम दिया गया। और मैंने जैसा कि आपको बताया सन नेवर सेट्स, जो इसका एक फंडा है कि उस बेल्ट के बीच में कहीं ना कहीं सन जो है अवेलेबल होगा, सनलाइट अवेलेबल होगी, तो सन नेवर सेट्स। एनविजन बाय इंडिया एट फर्स्ट असेंबली 2018, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ट्रांस नेशनल ग्रिड मतलब अलग अलग कंट्रीज के बीच में ये ग्रिड होगी, आपस में इंटरकनेक्शन होगा, इसलिए ट्रांस नेशनल ग्रिड है। MOU बिटवीन इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक फॉर फंडिंग, फंडिंग के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। अच्छा, अब यहां पे आ गया एक वर्ल्ड सोलर बैंक, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 के अंदर लॉन्च किया जाएगा तो कहा जा रहा है वहां पे वर्ल्ड सोलर बैंक का प्रपोजल भी फ्लोट किया जाएगा। अब ये क्या है? ये बेसिकली फंडिंग के लिए होगा। अब ऐसे केस में पुअर कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में फंडिंग चाहिए होगी, क्योंकि प्रोजेक्ट में बहुत पैसा लगेगा। पहले सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करने में पैसा लगेगा, फिर ग्रिड सेटअप करने में पैसा लगेगा, इंटरकनेक्शन करने में पैसा लगेगा, तो पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। सो एक कॉमन पूल बनाया जाएगा पैसा इकट्ठा करने के लिए, जिसका नाम रखा जाएगा वर्ल्ड सोलर बैंक। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट अलग अलग कंट्रीज को यहां से फंडिंग की जाएगी। अलग अलग कंट्रीज में जो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स होंगे उसके लिए फंडिंग की जाएगी। सो अब आपको ये टर्म का मतलब भी क्लियरली समझ आ गया है। अब हम समझते हैं कि इस पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किस तरह से किया जाएगा। 3 फेजेस में इस पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। पहला फेज क्या होगा?
मिडल ईस्ट साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को इंडियन ग्रिड के साथ कनेक्ट करना, क्योंकि इंडिया इसमें सेंटर स्टेज में है तो हम उसके रेफरेंस में ही बात कर रहे हैं। साउथ एशियन कंट्रीज में जैसे इंडिया का कनेक्शन श्रीलंका के साथ, साउथ एशिया के अंदर आपका नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब कंट्रीज आ जाएंगी। तो एक तो होगी साउथ एशियन कंट्रीज। उसके बाद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, उसमें आपका म्यांमार आ गया, थाईलैंड आ गया, वियतनाम आ गया, फिलीपाइंस आ गया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इस तरह की कंट्रीज आ जाएंगी। उसके बाद मिडल ईस्ट कंट्रीज, वो कौन सी हो गई हमारी? इराक, ईरान, सीरिया, सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, इस टाइप की कंट्रीज। सो पहले फेज में ये सब कंट्रीज आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। अब उसके बाद सेकेंड फेज में क्या आएगा? अफ्रीकन कंट्रीज। अब हम अफ्रीकन कंट्रीज को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज, इंडिया का कनेक्शन, इनका ये नहीं है कि इंडिया का ही कनेक्शन होगा, आपस में इन कंट्रीज का भी होगा, सबका कनेक्शन होगा, इधर से इधर होगा, इधर से उधर, इनका भी आपस में होगा। सो बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज को भी कनेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद लास्ट क्या होगा? ग्लोबल इंटरकनेक्शन। उसके बाद जो से कंट्रीज ना ही सिर्फ जो दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न में हैं, उनके अलावा भी जो कंट्रीज, मान लो यूरोपियन कंट्रीज जैसे फ्रांस, यूके भी इसके अंदर पार्टनर बन चुके हैं, तो इन कंट्रीज को भी इनके साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। सो जो सी कंट्रीज इधर से भी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, जो सब कंट्रीज कनेक्ट होना चाहती हैं, ये सब की सब कंट्रीज आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। ये विजन है, जो भी मेंबर कंट्रीज हैं सब की सब आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएंगी। सो सोलर एनर्जी को वर्ल्ड लेवल पे बहुत एफिशिएंट वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। आप देख रहे हो कि एक बहुत ही एम्बिशियस, एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, और इंडिया के लिए ये कोई एक ड्रीम प्रोजेक्ट से कम नहीं है, क्योंकि इंडिया की तरफ से प्रपोज किया गया है। अगर आगे चल के ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है, जिस तरह से हमने एक विजन बनाया है वो चीज फाइनल हो जाती है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी हिंदुस्तान के लिए। अब इससे रिलेटेड थोड़े से चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। पहला चैलेंज क्या है? कॉस्ट शेयरिंग मैकेनिज्म, क्योंकि इसमें डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं, डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं, पुअर कंट्रीज भी हैं। सो क्योंकि शेयर्ड वे से इलेक्ट्रिसिटी शेयर की जाएगी, कॉमन पूल से इलेक्ट्रिसिटी शेयर की जाएगी। सो कॉस्ट शेयरिंग की किस कॉस्ट पे इसको पुअर कंट्रीज को अवेलेबल करवाना है, डेवलपिंग कंट्रीज को करवाना है, डेवलप्ड कंट्रीज को करवाना है, और उसके बाद सबके अंदर एक रजामंदी भी हो, एक एग्रीमेंट भी हो, वो चीज अपने आप में एक चैलेंज है। सो उसको कैसे वर्कआउट किया जाता है वो एक देखने वाली बात होगी। उसके बाद डिसरप्शन ड्यू टू बायलैटरल इश्यूज। अब जो सारी की सारी मेंबर कंट्रीज हैं, आज की डेट में 120 प्लस मेंबर कंट्रीज बन चुकी हैं। सो ये ऐसा तो है नहीं कि सबकी सब फ्रेंडली कंट्रीज हैं आपस में। सो हो सकता है दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट हो और वो आपस में अपनी ग्रिड को डिस्कनेक्ट कर दें या सप्लाई को रोक दें, तो वो भी एक अपने आप में इशू है। उसको कैसे हम इंश्योर करें कि ऐसी कोई दिक्कत ना हो, वो भी हमें देखना होगा, वो चैलेंज है। इसके अलावा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज फ्रीक्वेंसी एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्रिड्स। हर कंट्री की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हो जाएं, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, वो सब हैं डिफरेंसेस। ऑल्दो ये टेक्निकल इशू है, आजकल कोई ऐसी चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, इसको देखा जा सकता है, बट आज की डेट में अगर हम देखें तो ये चैलेंज है और इस चैलेंज को भी हमें ओवरकम करना पड़ेगा, सो दैट आपस में सारी की सारी कंट्रीज की जो पावर ग्रिड्स हैं वो इंटरकनेक्ट हो जाएं। अब कुछ पॉलिसी एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि जो चाइना की वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी है, इंडिया की तरफ से ये कहीं ना कहीं उसका एक काउंटर है। चाइना की वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी क्या है? उसके अंडर चाइना डेवलपिंग कंट्रीज, पुअर कंट्रीज के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और बाकी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं उस कंट्री के ऊपर अपना मॉनिटरी वे से, फाइनेंशियल वे से कंट्रोल बनाने की कोशिश करता है। कई बार ऐसे कंट्रीज जो हैं वो डेट के अंदर आ जाते हैं और कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो जाते हैं चाइना के ऊपर। सो चाइना कहीं ना कहीं इस वे से अपना एक डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। सो अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो इंडिया की तरफ से एक वर्ल्ड लेवल पे अच्छा प्रेजेंस होगा इस प्रोजेक्ट को लेके। सो कहीं ना कहीं इंडिया एक सेंटर स्टेज पे होगा और इंडिया की प्रेजेंस होगी बहुत सी कंट्रीज के अंदर, चाहे इनडायरेक्ट वे से चाहे डायरेक्ट वे से। सो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप समझ सकते हो इस प्रोजेक्ट का सिग्निफिकेंस। इंटरनेशनल लेवल पे क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिया में भी जो एनवायरनमेंट है, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया के फ्रेंडली रिलेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बहुत वेज से ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। सो वी कैन विश कि इंडियन गवर्नमेंट जो भी इस प्रोजेक्ट को लेके एक विजन लेके चली है वो सक्सेसफुल हो।
सो दोस्तों यहाँ हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। यहाँ हमने थरोली हर चीज को बेसिक से अच्छे लेवल तक समझ लिया है। आई होप आपको आज के सेशन का कंटेंट पसंद आया होगा। दोस्तों ये आज फर्स्ट एनालिसिस था इस चैनल पे, सो आई वुड लाइक टू गेट फीडबैक फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आप कमेंट्स में अपना फीडबैक दे सकते हो, सजेशंस दे सकते हो। इसके अलावा आप टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हो। अगर कोई ऐसा टॉपिक लगेगा मुझे जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स या मेजॉरिटी लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आई वुड डेफिनेटली कंसिडर दैट टॉपिक। सो दोस्तों दोबारा मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।